तो प्रश्न क्या था? प्रश्न था कुछ इस तरह से, मैंने कहा था कि कितने संधारित्र हैं? तीन संधारित्र एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब होता है पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और इस तरह से जुड़ी हुई है, और ये सारा कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है एक बैटरी से। ये बैटरी लगाई, बैटरी का ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। बैटरी कितने वोल्ट की लगा रखी है मैंने? 100 वोल्ट की। प्रश्न ये है कि इन सभी संधारित्रों पर किसका मान निकालना है? आवेशों का, और तुल्य धारिता निकालनी है इसकी। 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड। ये प्रश्न में गिवन है ऑलरेडी। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं ना तीनों, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं, तो श्रेणी क्रम में सब पर आवेश का मान क्या रहता है? समान। ठीक है, क्लियर है बात? तुल्य धारिता कैसे निकालूंगा मैं? तुल्य धारिता निकालने के लिए देखो, C1 की वैल्यू इसको बोल दूंगा मैं C1, इसको बोल दूंगा मैं C2, इसको बोल दूंगा मैं C3। इस पर विभव आ जाएगा V1 और इस पर विभव आ जाएगा V2 और इस पर विभव हो जाएगा V3। तो तुल्य धारिता मेरे को याद है कि 1/C इक्विवेलेंट क्या होती थी? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ठीक है क्या? क्लियर है क्या बात? 1/C1, 1/C2, 1/C3। C इक्विवेलेंट कैसे निकालूं मैं? तो यहां से मेरे पास में आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट बराबर, बताइए इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 6। ये वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है क्या? एलसीएम कितना आएगा? 6, और 6 और 3 9 और 2 11। इसको जोड़ देंगे फटाफट, ये वैल्यू आ जाएगी 1/C इक्विवेलेंट बराबर 11/6। लेकिन अपने को तो C इक्विवेलेंट चाहिए ना, तो C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 6/11। ठीक है, और ये आ जाएगा माइक्रो फैराड। एक आंसर तो ये आ गया, सिंपल। समझ में आया? एक आंसर तो ये आ गया। अपने को निकालनी थी तुल्य धारिता। ठीक है, तुल्य धारिता निकालने के बाद में मेरे को प्रत्येक संधारित्र पर क्या निकालना था? आवेश। ठीक है, आवेश का मान निकाल सकते हो, आ जाएगा आवेश का मान। कैसे निकालेंगे? हाँ, वहां से आ जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, देखो विभव को कैसे निकालें। सब पर आवेश अगर समान होता है तो विभव कैसे निकालें हम, बताइए। सब पर अगर आवेश समान है तो विभव कैसे निकालें? आवेश का मान समान है, उसको बाद में भी निकाल सकते हैं। विभव कैसे निकालूं बताओ? विभव को कैसे निकालें? विभव आ जाएगा V बराबर हो जाता है, देखो Q बराबर CV होता है, तो यहां से मैं निकाल दूंगा। देखो V बराबर Q/C। अगर मुझे किसी संधारित्र का आवेश पता लग जाए तो उसकी धारिता का भाग दे दूंगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा? विभव आ जाएगा। और आवेश पता करने के लिए देखो, अपने को वैसे तो पता है सभी पर समान है, तो C1 V1 बराबर C2 V2। ठीक है क्या? क्लियर है ये बात? समझ में आ रही है? दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, दूसरा आप इसको सारे को जोड़कर कुल आवेश निकाल लो, इसके ऊपर निकाल सकते हो, वो भी एक तरीका है। कुल आवेश निकालो। देखो, चलो इसको देखो आप कैसे करेंगे। मैंने क्या किया, इसको विभव निकालना है तो V1/V2 लिख दूंगा मैं C2/C1, और C2/C1 का मतलब हुआ C2 कितना है? 2, और C1 कितना है? 1। क्लियर है? और दोबारा लिखूंगा मैं आगे वाले के लिए। आगे वाले के लिए किसके लिए? हम लिखेंगे इसको V2/V3। इसको लिखो V3/V2। क्या लिखो? V3/V2। तो ये आ जाएगा C2/C3। इसको उल्टा, अरे इसकी तरह आएगा। देखो, V1/V2 आया है C2/C1, तो V3/V2 क्या आएगा? C2/C3। उल्टा सीधा होता है। देखो, ये 3 नंबर नीचे जाएगा, 2 नंबर ऊपर जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, ये वैल्यू आ जाएगी C2 कितना है? 2। ठीक है, और ये कितना है?
3। ठीक है, यहां से देखिए आप V1 की वैल्यू आपको 2 आ रही है, V2 की वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन यहां देखिए V3 की वैल्यू 2 आ रही है, लेकिन यहां कह रहा है कि V2 की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये मैच तो होनी चाहिए समीकरण सारी। यहां के हिसाब से V2 की वैल्यू कितनी है? 1, और यहां के हिसाब से V2 की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये तो गलत है। दोनों जगह वैल्यू क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, तभी तो आप अनुपात लिख पाएंगे इसका। समझ में आ रहा है कुछ? तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, इसको भी अगर मेरे को 3 बनाना हो, V2 को कितना बनाना है? 3। तो मैं इस समीकरण को ऊपर नीचे किससे गुणा कर दूं? 3 से। कर सकते हैं इसको गुणा, देखो इसको 3 से गुणा करो ऊपर और नीचे, ये वैल्यू आ जाएगी 6/3। समझ में आया? और अब आप इसको कर सकते हैं, देखो V1 अनुपात V2 लिख दूंगा मैं, V1 अनुपात V2 अनुपात V3, इसका मान आ जाएगा, देखो V1 का मान बताओ 6, अनुपात V2 का मान बताओ 3। अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दूसरी समीकरण में भी V2 3 ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। V3 बताओ अब 2, तो ये मेरे पास में अनुपात आ गया V1 V2 V3 का अनुपात। ठीक है, और आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास के अंदर एक चैप्टर चलता था पहले, पार्टनरशिप, साझा। अगर आपको आइडिया हो कि मान लीजिए एक आदमी ने व्यापार में पैसे लगाए 6 रुपए, दूसरे ने लगाए 3 रुपए, तीसरे ने लगाए 2 रुपए, 1 साल तक व्यापार किया, और व्यापार करने के बाद में टोटल जो फायदा हुआ वो हो गया अपना 22 रुपए का। कितने रुपए का? 22 रुपए का। समझ में आया? अरे 3 आदमियों ने पैसा लगाया, एक ने लगाए 6 रुपए, दूसरे ने लगाए 3 रुपए, तीसरे ने लगाए 2 रुपए, और व्यापार शुरू किया। 1 साल के बाद में फायदा हुआ कितने रुपए का? 22 रुपए का। बताइए 22 रुपए को किस तरह बांटेंगे, क्योंकि सबने रुपए अलग अलग लगाए हैं। समझ में आई बात? तो कैसे बांटते थे? एक होता, देखो उसमें कैसे करते थे, टोटल में अभी करके दिखा रहा हूं, इसमें करना नहीं है। देखो टोटल कितना आया? 22 रुपए। एक ने कितने लगाए? 6 रुपए, दूसरे वाले ने 3 रुपए, तीसरे वाले ने 2 रुपए। तो इसको कैसे बांटते हैं, देखो इसको करते कैसे हैं, इनके लगाए गए रुपयों का अनुपात निकालते हैं। तो लगाए गए रुपयों का अनुपात कितना है? 6:3 और 3:2। समझ में आया? अनुपातों का योग बताओ मेरे को, अनुपातों का योग, ये करना होता है इसमें। अनुपातों का योग 6 + 3 + 2 = 11। टोटल कितने रुपए का फायदा हुआ? 22 रुपए का। तो अगर मुझे 6 रुपए जिसने लगाए थे उसका प्रॉफिट निकालना हो, तो ऊपर उसका अनुपात, जिसका प्रॉफिट निकालना है, ऊपर तो उसका अनुपात आएगा, नीचे आएगा अनुपातों का, सॉरी अनुपातों का योग कितना है? 11। अनुपातों का योग कितना है? 11। टोटल फायदा कितने रुपए का हुआ? 22 का। तो 11 दूनी 22, 6 दूनी 12। जिसने 6 रुपए लगाए थे उसको 12 रुपए मिलेंगे, कितने में से? 22 रुपए में से। अब धीरे धीरे देखेगा, बैठेगा योग, सबको बटने के बाद टोटल रुपए कितने हो जाने चाहिए? 22 आएगा, देखो ये। और इसी मेथड से निकालना है। जिसने 6 रुपए लगाए थे उसका प्रॉफिट है ये 6 रुपए का, मतलब उसका अनुपात ऊपर, अनुपातों का योग नीचे, गुणा में प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? मैं विभव को भी ऐसे डिवाइड करूंगा। 3 अलग अलग संधारित्र है, तीनों का कुल विभव कितना है? 100 वोल्ट। इस 100 वोल्ट को मेरे को 3 भागों में बांटना है, तो मेरे पास अनुपात है। अनुपात ये रहा। V1 को किस अनुपात में बांटना है? 6 में। V2 को किस अनुपात में बांटना है? 3 के अनुपात में। और V3 को कैसे बांटना है? 2 के अनुपात में। अनुपातों का योग कर दूंगा मैं, और योग करने के बाद मैं उसमें डिवाइड कर दूंगा। ऊपर जिसका अनुपात, जिसका विभव निकालना है उसका अनुपात, नीचे अनुपातों का योग। अब आप मुझे, जिसने 3 रुपए लगाए थे उसका प्रॉफिट बताओ, तो जाएगा 3 दूनी 6 रुपए। 3 वाले का प्रॉफिट आएगा 6 रुपए, और जिसने 2 रुपए लगाए हैं 4। आप जोड़ करके देख लो, 6 और 4 10 और 12 22 आएगा ही। समझ में आ रहा है कुछ? आप इस तरह भी कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। और एक और बताऊंगा मैं, दूसरा और भी सिंपल है, देखो इसको, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए। दोनों ही मेथड आपको आने चाहिए। समझ में आया? अब मेरे पास में कुल विभव, देखो मैं लिखूंगा अनुपातों का योग। अनुपातों का योग बताओ जरा, 6 3 और 2
11। V1 का मान निकाल रहा हूं, V1 की वैल्यू कितनी आएगी 6/11 गुणा 100। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टोटल विभव कितना है 100 वोल्ट, बस यही आंसर है, बस इसको लिख देना आप है 600/11 वोल्ट। V2 बताओ मेरे को, 3/11 गुणा 100, 300/11 वोल्ट। समझ में आया कुछ? V3 बता दो मेरे को, 200/11 वोल्ट। आप टोटल करके देख लो सबको, 100 आएगा। आ रहा है क्या? आ जाएगा, नहीं आ रहा? ये कितना हो रहा है देखो, 600 और 3 900 और 2 1100, ऊपर आएगा 1100, नीचे आएगा 11। अरे एलसीएम भी तो लोगे 11 का, तो ऊपर 1100 नीचे 11, 11 से 11 कट जाएगा, वापस कितना हो गया 100, तो वो ही आ रहा। क्लियर हो गया ये तरीका? एक ये तरीका है, दूसरा तरीका देखो इसको करने का, इसका कुल विभव भी निकाल सकते हैं, फिर इसको निकाल करके कर सकते हैं। आप इसी को कॉपी कर लो पहले, ठीक है, कॉपी करो इसको फटाफट से। देखो सेकंड मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को पता है तुल्य धारिता कितनी आई थी, ध्यान से देखो तुल्य धारिता कितनी आई है 6/11। इधर देखो अब इसको 6/11 क्या आई है तुल्य धारिता। मैं क्या कर सकता हूं, इन तीनों धारिताओं को हटा करके एक धारिता लगा सकता हूं, और वो कितने की होगी, तीनों संधारित्रों को हटाकर हम क्या लगा सकते हैं, एक संधारित्र लगा सकते हैं जिसकी धारिता होगी 6/11। क्लियर है बात? तो करना क्या है मेरे को, ध्यान से देखो, मैंने एक ही संधारित्र लगाया और इन सबको हटाकर एक संधारित्र लगाया और उसको किससे जोड़ दिया, बैटरी से। बैटरी कितने वोल्ट की है और इसकी धारिता कितनी आई, सी इक्विवेलेंट का मान बताओ कितना आ रहा था 6/11। इस संधारित्र पर आवेश बताओ, Q बराबर होता है CV, बोलो हाँ या ना। तो ये सी इक्विवेलेंट लिख दूंगा मैं, तो Q बराबर CV, देखो C कितना है 6/11 और वोल्टेज कितना है 100। तो मेरे पास में इस संधारित्र पर टोटल आवेश कितना आ गया 600/11, और ये आ जाएगा माइक्रो कूलाम, क्योंकि धारिता किस में चल रही है माइक्रोफेरेड में। समझ में आया ये आवेश? अरे समझ में आया? और मैंने एक लाइन बताई थी कि श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों पर आवेश क्या रहता है समान, तो जितना ये आवेश है इतना ही सब पर रहेगा। समझ में आया? ये जो आवेश है यही आवेश सब पर रहेगा, तो सब पर अगर रहेगा तो मैं सबका वोल्टेज भी निकाल सकता हूं, है ना। ध्यान रखना, ये जो आवेश है यही सब पर है, C1 पर भी, C2 पर भी, C3 पर भी, क्योंकि श्रेणी क्रम में सब पर आवेश समान होता है और उतना ही होता है जितना तुल्य पर होता है। समझ में आया? तो अब मेरे को आवेश पता लग गया, तो मैं देखो अपने को पता है Q बराबर होता है CV, V बराबर क्या निकाल सकते हैं Q/C। क्लियर है? तो अगर मेरे को V1 निकालना हो तो मैं लिखूंगा Q/C1, पहले वाले संधारित्र पर विभव अगर मुझे निकालना है तो पहले वाले संधारित्र पर आवेश बटे पहले वाले संधारित्र की धारिता। तो अगर मुझे V1 निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ये वैल्यू आ जाएगी Q कितना है 600/11, और धारिता कितनी है 1। अरे पहले वाले संधारित्र की धारिता कितनी है 1, तो पहले वाले पर विभव आ गया 600/11 वोल्ट। सौ बटे 11। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? यूनिट्स का ध्यान रख लेना। ये चार्ज देखो माइक्रो में चल रहा है ना, चार्ज माइक्रो में है ही, धारिता माइक्रो फेरेड में दे ही रखी है आपको, तो ये तो वोल्ट आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गई बात? और अब ध्यान से देखो, ये देखो V2 की वैल्यू बताओ, Q/C2। Q कितना है 600/11 और C2 कितना था 2, कितना हो गया ये 300/11। आ रहा है क्या सेम?
अरे वेरीफाई हो रहा है। V3 बता दो मेरे को। Q अपॉन C3 600/11 गुणा 3 200/11। बोलो हाँ या ना। अब बताइए शॉर्ट कौन सा वाला है? सेकंड वाला। उसमें अनुपातों का योग करना पड़ता था, वो एक कॉन्सेप्ट अलग से याद आपको रखना पड़ेगा। इसमें वो सब करने की जरूरत नहीं है। तुल्यधारिता निकाल लो। तुल्यधारिता कर निकालने के बाद में आप इसका तुल्य आवेश निकाल लो, और यही आवेश सब संधारित्रों पर रहेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में सब पर आवेश समान रहता है। तो सबका आवेश पता लग गया मेरे को, सबका क्यों पता लग रहा है, और मुझे क्यों पता लग रहा है तो सबकी धारिता से डिवाइड कर दो इसको अलग अलग, तो मेरे पास में सबका विभव आ जाएगा अलग अलग। समझ में आया? ये एक सिंपल प्रश्न था, मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट टॉपिक का नाम देखो अब आप। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कौन सा वाला? कौन सा संयोजन? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन देखो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिख लो, संधारित्रों का कौन सा संयोजन? समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। क्लियर हो गई क्या बात? संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। बताइए कौन से वाले संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं? पहले लिखेंगे परिभाषा, याद करो। मैंने आपको बताया था, देखो एक संधारित्र ऐसे जुड़ा हुआ हो, इसके नीचे एक और जुड़ा हुआ हो ऐसे, ये तीन संधारित्र एक दूसरे के कौन से क्रम में है? ये तीनों समांतर क्रम संयोजन में। समझ में आ रहा है कुछ? और यहां क्या लगा देंगे? बैटरी, ये प्लस और ये माइनस, या बैटरी जोड़ दी, जितने भी वोल्ट की आप लगाना चाह रहे हैं। और बैटरी हम कितने वोल्ट की लगाते हैं? 20 वोल्ट की। इस संधारित्र की धारिता C1, इस संधारित्र की धारिता C2, इसकी धारिता C3। पहले तो परिभाषा बताओ। देखो पहले संधारित्र की पहली प्लेट, मैंने बताया था लेफ्ट साइड की प्लेट को क्या नाम देते हैं? प्रथम प्लेट। राइट साइड वाली प्लेट को क्या नाम देते हैं? द्वितीय प्लेट। तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट, तीनों एक जगह पर जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई है। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट, तीसरे संधारित्र की तीसरी प्लेट, तीनों का तार या जो भी कनेक्टिंग वायर है वो एक ही जगह आकर के जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा हो रहा हो तो इस प्रकार का संयोजन कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। क्लियर है? अभी आपको उतारना कुछ भी नहीं है, मैं पहले पूरा डेरिवेशन करूंगा, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा आपको। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार के संयोजन में सभी संधारित्रों पर विभव का मान समान रहता है। क्यों? क्योंकि सारे संधारित्र सीधे बैटरी से जुड़े हुए हैं। इस संधारित्र का तार यहां से निकलता है और सीधा किस पे पहुंच रहा है? बैटरी पर। तो सबका वोल्ट बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। इस प्रकार के संयोजन में आवेश अलग अलग होगा, अगर धारिताएं क्या है? अलग अलग है। तो अगर धारिताएं सबकी समान है तो आवेश भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। लेकिन इस स्थिति में विभव समान रहता है, आवेश का मान क्या रहता है? अलग अलग रहता है। समझ में आया कुछ? आवेश का मान क्या रहेगा? अलग अलग। और आवेश का टोटल जो मान होगा वो होगा पहले वाले पर आवेश प्लस दूसरे वाले पर आवेश प्लस तीसरे वाले पर आवेश। क्लियर हो रही बात? पहले वाले पर आवेश का मान क्या लेता हूं मैं? Q1। दूसरे वाले पर आवेश का मान क्या लेता हूं मैं? Q2। तीसरे वाले पर आवेश का मान क्या लेता हूं मैं? Q3। इसमें अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, पहले श्रेणी क्रम वाले को याद करो। श्रेणी क्रम वाले में मैं लिखता था V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि वहां पर सब पर विभव अलग अलग होता था। तो अलग अलग होता था तो सबका योग बैटरी के विभव के बराबर करते थे। यहां पर आवेश अलग अलग होता है, यहां पर आवेश अलग अलग होता है। इस संधारित्र के ऊपर भी वोल्टेज कितना है? V। इस पर भी विभव कितना है? V। और इस पर भी विभव कितना है? V। बैटरी का जो वोल्टेज होगा वही तीनों संधारित्रों के वोल्टेज के बराबर होगा। समझ में आया? क्योंकि तीनों संधारित्र सीधे किससे जुड़े हुए हैं? बैटरी से। तो जो बैटरी का विभव होगा वही तीनों पर लगेगा। समझ में आ रही बात? यहां आवेश अलग अलग होगा, तो मैं क्या करूंगा, जो आवेश अलग अलग हो रहा है ना, मैं उसको टोटल आवेश को लिखूंगा, उसको मैं योग करके लिखूंगा। मेरे को ध्यान से समझ लीजिए, Q कौन है? कुल आवेश। समझ में आया? और कुल आवेश का जो मान होगा वो Q बराबर होगा मेरा Q1 प्लस Q2
प्लस Q3। बोलो समझ में आया? अगर मैं पहले वाले संधारित्र पर आवेश निकालना चाहता हूं तो मेरे को पता है, हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है। Q बराबर क्या होता है? CV, याद है आपको? तो अगर मैं Q1 के लिए लिखना चाहता हूं तो Q1 बराबर मैं लिखूंगा C इंटू V। V सबका क्या रहेगा? समान। बोलो हाँ या ना? और अगर मैं Q2 के लिए लिखना चाहता हूं तो मैं Q2 लिखूंगा C2 इंटू V। अरे मैं V क्यों नहीं बदल रहा हूं? मैं यहां V1 क्यों नहीं लिख रहा हूं? सबका समान है। मैं यहां V2 क्यों नहीं लिख रहा हूं? सबका भी वो समान है। तो पहले ही लिख दो ना जो समान है वो, बाद में बदलोगे क्या फायदा है? यहां लिख दो Q3 बराबर C3 इंटू V। समझ में आया? इसको बोल देंगे Q1 Q2 Q3 का मान इस वाले समीकरण में रख दो, ऊपर वाले समीकरण में जो Q वाला समीकरण है। समझ में आया? क्लियर हो गई बात? और मैं इसको ध्यान से देखो, इसको जब मैं Q को लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा तुल्यधारिता और इनटू में वोल्टेज, इसको लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए, Q1 Q2 का मान इस समीकरण में रख रहा हूं मैं, तो मेरे पास में Q बराबर आ जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। और सब में से क्या कॉमन ले रहा हूं मैं? V को कॉमन लेने के बाद में मेरे पास बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और जो ये V बच रहा है इसको डिवाइड कर दो Q बाई C, और ये बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2, हाँ सॉरी Q बाई V आएगा, C नहीं आएगा ना, Q बाई V। ये वैल्यू जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3। और Q बाई V को क्या लिखूं मैं? देखो Q में अगर आप V का भाग दे दे तो क्या बन जाता है? C। और ये ध्यान से देखो, हम 3 को हटा करके 1 बनाना चाहते हैं, तो 3 को हटाकर जो 1 आता है उसको कहते हैं तुल्यधारिता। तो उसको मैं C नहीं, मैं क्या लिखूंगा? C इक्विवेलेंट। ये ध्यान रखना अपने को। तो मैं क्या लिख रहा हूं? देखो Q बाई V को मैं लिखूंगा C इक्विवेलेंट। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? तो ये आ जाएगा, देखो C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। समझ में आया कुछ? तो इसके अंदर ये फाइनल, यदि ऐसे n संधारित्र हो तो क्या करेंगे आप? बताओ क्या करेंगे? n संधारित्र हो तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? यदि ऐसे n संधारित्र हो तो क्या करेंगे आप? n संधारित्र हैं तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, यदि ऐसे कितने संधारित्र हैं? n संधारित्र। तो यार मैं लिख रहा हूं, यदि n संधारित्र हो, यदि n संधारित्र हो तो ये वैल्यू हो जाएगी C इक्विवेलेंट बराबर, C इक्विवेलेंट बराबर मैं लिख दूंगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये कहां तक? Cn तक। और दूसरा पॉइंट इसमें, यदि सभी n समान हो तो, यदि सभी n संधारित्र समान धारिता के हों, समान धारिता के हों, समान धारिता के हों तो क्या लिखूंगा? ध्यान से देखो, मैं लिखूंगा C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर Cn, और ये सब बराबर C के। बोलो हाँ या ना? तो मैं लिख दूंगा C इक्विवेलेंट बराबर C प्लस C n बार। बोलो हाँ या ना? तो ये जुड़ जाएगा C इक्विवेलेंट बराबर n इंटू C। बोलो हाँ या ना? नहीं आया समझ में? अरे एक को n बार रिपीट करो, एक को देखो, एक को 10 बार रिपीट करो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 10 बार रिपीट करो, इनका सबका योग आएगा 10। बोलो हाँ या ना? तो ये क्या लिखूं मैं? 10 गुना 1, 10 कौन है? n, और 1 कौन है? C। नहीं ये बात समझ में? तो n इंटू C। आ गया समझ में? अब ध्यान से देखो, इसके अंदर श्रेणी क्रम कौन सा संयोजन है? ये समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन के अंदर तुल्य धारिता सदैव संयोजन में जोड़े गए अधिकतम धारिता के संधारित्र से भी अधिकतम प्राप्त होगी हमेशा। इसके अंदर ध्यान से देख लीजिए, पहले वाले में क्या प्राप्त होती थी?
न्यूनतम प्राप्त होती थी। इस वाले संयोजन में क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन में आप जो भी अधिकतम से अधिकतम वाला संधारित्र जोड़ेंगे, तुल्यधारिता सदैव उससे भी ज्यादा प्राप्त होगी। क्लियर हो रही बात। अब मान लीजिए आपने एक संधारित्र जोड़ा, इधर देखो, आपने एक संधारित्र जोड़ा, कौन से क्रम का, आपने एक जोड़ा 1 माइक्रोफैरेड, दूसरा जोड़ा 2 माइक्रोफैरेड, तीसरा जोड़ा 3 माइक्रोफैरेड। तुल्यधारिता आ जाएगी, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 और 2 5 और 1 6। ये 1 से भी ज्यादा है, 2 से भी ज्यादा है, 3 से भी ज्यादा। यही मैं बताना चाह रहा हूं। हमारे पास 3 संधारित्र थे, 1 माइक्रोफैरेड का, 2 माइक्रोफैरेड का और 3 माइक्रोफैरेड का। तीनों को जोड़ने के बाद में एक संधारित्र अपने को तुल्यधारिता कितनी प्राप्त होती है, 6 माइक्रोफैरेड। तो ये अधिकतम धारिता वाले संधारित्र से भी अधिक प्राप्त होती है। समझ में आया कुछ? ये अपने को पॉइंट इसमें लिखना है। क्लियर है? और दूसरी चीज अपने को इसमें एक चीज और लिखनी है, इसको देखेंगे आप अभी, ये सब एक साथ लिखवाऊंगा मैं। नेक्स्ट पॉइंट अपने को क्या लिखना है, इसको ध्यान से देखो। नेक्स्ट पॉइंट में मैं क्या करूंगा, मेरे को इसके अंदर एक, अगर मैं किसी एक संधारित्र को, ध्यान से देखो, एक ही संधारित्र के अंदर अलग अलग प्रकार के पदार्थ भर दें, जैसे हमने पिछली क्लास में भरे थे, है ना। अब भरने का तरीका बदल रहा हूं मैं। पिछली क्लास में मैंने क्या किया था, पहले वो मैं बता रहा हूं, 2 मिनट में देखो। पिछली क्लास में इतना बड़ा एक संधारित्र लिया था, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है मान लीजिए, है ना, और इसको हम ये भर दिया था कुछ अलग पदार्थ से, ये पूरा भर दिया था अलग पदार्थ से, लेकिन पूरी प्लेट भरी थी हमने, पूरा क्षेत्रफल भरा था हमने। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आया समझ में? ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया। ये पदार्थ नंबर कोई 1 था जिसका पैरावैद्युतांक था एप्सिलॉन r1। ये पदार्थ नंबर कोई 2 था, इसका पैरावैद्युतांक था एप्सिलॉन r2। ये पदार्थ कोई तीसरा था, इसका पैरावैद्युतांक था एप्सिलॉन r3। मैंने ये माना था कि इनको सबको अलग अलग संधारित्र मान करके आप कौन से क्रम में जुड़ा हुआ मान सकते हैं, श्रेणी क्रम में। ये एक अलग संधारित्र बनेगा, देखो ऐसे, ये एक अलग संधारित्र बनेगा, फिर दूसरा, और फिर ये तीसरा बनेगा ऐसे। 3 संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, ये श्रेणी क्रम में। ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र, इनको सबको अलग अलग संधारित्र मानकर कौन से क्रम में जुड़ा हुआ माना जा सकता है, श्रेणी क्रम में। और फिर आप इसकी तुल्यधारिता निकालते थे। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी संधारित्र में पदार्थ तो भर रहा हूं, लेकिन भरने का तरीका अलग अलग। अब आप देखिए, अब भरने का तरीका देखो, मैं इसको कुछ इस तरह भरूंगा। अब इसी संधारित्र में 3 अलग अलग पदार्थ भरेंगे, लेकिन पहले वाला तरीका कुछ और था भरने का, और अब वाला तरीका कुछ और है। ध्यान से देखिए, वही संधारित्र है, और इसके ये पूरी प्लेट का क्षेत्रफल कितना है बताइए। ए पूरी प्लेट का बीच का डिस्टेंस कितना होता है, d। वहां पर देखो सबका डिस्टेंस बटता था अलग अलग। वहां पर देखो T1 प्लस T2 प्लस T3 का योग किसके बराबर हुआ करता था, d के बराबर। यहां क्षेत्रफल बढ़ जाएगा पूरी प्लेट में, है ना। एक प्लेट ऐसे है, इसके सामने एक प्लेट ऐसे है, ऊपर का छोटा सा हिस्सा अलग पदार्थ से भरो, पूरा बीच वाला हिस्सा अलग पदार्थ से भरो, नीचे वाला हिस्सा अलग पदार्थ से भरो। कुछ समझ में आया? मैं इस पूरे के अंदर ऊपर ऊपर इतने से के अंदर मैं एक अलग पदार्थ भरता हूं, और इस अलग पदार्थ का पैरावैद्युतांक लेता हूं मैं एप्सिलॉन r1। इस बीच वाले में मैं पूरा अलग पदार्थ भरता हूं, और ये पदार्थ है मेरा कौन सा वाला, एप्सिलॉन r2। और इस वाले में हम एक अलग पदार्थ भर रहे हैं। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ये एक अलग पदार्थ है, तीनों से अलग पदार्थ को थोड़ा मैंने अलग कर दिया इसको। और ये कौन से टाइप का पदार्थ है, एप्सिलॉन r3। समझ में आया? पूरा जो क्षेत्रफल हुआ करता था प्लेट का ए, उसमें से a/3 तो बांट दिया मैंने इसमें, मान लीजिए। समझ में आ रहा है? a/3 नहीं करो तो आप a1 a2 कर लो। a1 a2 इसका मैंने क्षेत्रफल हो गया a1, इसका क्षेत्रफल हो गया a2, इसका क्षेत्रफल हो गया a3। और आपको पता होना चाहिए कि a1 प्लस a2 प्लस a3 ये आप किसके बराबर आना चाहिए, a के बराबर आना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? अब इन संधारित्रों को देखो आप ध्यान से, यहां बैटरी जुड़ी हुई है, इधर देखिए ध्यान से, इसको एक अकेला संधारित्र बना दो अलग। समझ में आया? इसको एक अलग अकेला संधारित्र बनाएंगे, तो अकेला संधारित्र बनाने के बाद में देखो ऊपर वाला संधारित्र अलग बना देता हूं मैं, और इसका क्षेत्रफल है a1, लेकिन दूरी तो वही है d, और ये ऐसे जुड़ा हुआ है। दूसरा देखो नीचे बना देता हूं मैं,
समझ में आ रहा है क्या कुछ? दूसरा मैंने बना दिया, इसका क्षेत्रफल कितना है A2 और ये भी यहां जुड़ा हुआ है ऐसे, और तीसरा मैंने यहां बना दिया, ये यहां पर जुड़ा हुआ है ऐसे। बोलो ऐसे ही है क्या? ये एक ऊपर, इसके दूसरा नीचे, और एक के उससे भी नीचे। ठीक है, बताओ ये तीनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समानांतर क्रम में। तो यदि एक ही संधारित्र के बीच की प्लेटों को हम इस प्रकार से भरें तो इनको अलग अलग संधारित्र मानकर हम कौन से क्रम में जुड़ा हुआ मान सकते हैं? समांतर क्रम संयोजन में। अब इसकी हम तुल्यधारिता निकाल सकते हैं। बोलो हाँ या ना। पहले वाले की संधारित्र की वो बताओ मेरे को आप। पहले वाले, ये देखो बाद में लिख देंगे इसको, मैं लिख रहा हूं, देखो पहले वाले की धारिता बताओ जरा। इसका क्षेत्रफल कौन है? A2। सबकी डिस्टेंस कितनी है? D। ये डिस्टेंस कितनी है सबकी? D। इसमें कौन सा पदार्थ भरा हुआ है? इसमें कौन सा पदार्थ भरा हुआ है? एप्सिलॉन R1। क्लियर है? तो C1 की वैल्यू देखो, इसकी धारिता कितनी आएगी? C1 बराबर एप्सिलॉन नोट A1 बाई D, और इसको लिख दोगे एप्सिलॉन R1। बोलो हाँ या ना। इसकी धारिता कितनी आएगी? इसकी धारिता आएगी C2 बराबर एप्सिलॉन नोट A2 बटे D इंटू एप्सिलॉन R2। इसकी धारिता कितनी लिखोगे आप? C3 बराबर एप्सिलॉन नोट A3 बाई D, और यह लिखोगे एप्सिलॉन R3। ठीक है, ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? सब समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो मैं इनका सबका क्या कर दूंगा? टोटल। तुल्यधारिता मैं लिख दूंगा, देखो तुल्यधारिता लिख दूंगा, मैं इधर लिख रहा हूं इसको। तुल्यधारिता में क्या लिखेंगे? इधर देखो, मैं यहां लिखूंगा C इक्विवेलेंट बराबर, यहां लिख दूंगा मैं C इक्विवेलेंट बराबर आएगा मेरे पास C1 प्लस C2 प्लस C3। समझ में आया? तो ये वैल्यू आ जाएगी देखो एप्सिलॉन नोट, ये वैल्यू आ जाएगी देखो एप्सिलॉन नोट बाई D, और यहां लिख देंगे हम क्या? ये वैल्यू आ जाएगी A1 एप्सिलॉन R1, ठीक है, प्लस A2 एप्सिलॉन R2, और यहां लिख देंगे A3 एप्सिलॉन R3। तीनों को जोड़ देंगे, यही इनकी कौन सी धारिता है? तुल्यधारिता है। समझ में आया कुछ? ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसको क्या मानते हैं? कौन सा संयोजन मानेंगे? इसको हम समांतर क्रम संयोजन। इस तरह इसकी हम तुल्यधारिता निकाल सकते हैं। अब आपको इसको कॉपी करना है, आप इसको फटाफट कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? कर रहे हैं क्या? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा अपना संधारित्र में संचित ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा संधारित्र में संचित ऊर्जा। लिखो इसको, पहले एडिंग लिखो। संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा किसको कहते हैं? ध्यान से समझ लीजिए। किसी भी संधारित्र को आवेशित करने के लिए आवेश को देखो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे ले जाना पड़ेगा, तो उसमें जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य उस संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आई बात? जैसे कोई संधारित्र कैपेसिटर ले लिया आपने, उसको आपको आवेशित करना है, तो आवेशित करने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा वो कार्य किया गया ही उस संधारित्र में किसके रूप में संचित हो जाता है? ऊर्जा के रूप में। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो ये डेफिनेशन हम लिखेंगे बाद में। पहले मैं देखा आपको इसका डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं कि ऊर्जा का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, कि फॉर्मूला कैसे आएगा। सबसे पहले देखिए मैं कर क्या रहा हूं। मेरे पास में एक संधारित्र है और संधारित्र की दो प्लेटें हैं मेरे पास में, और मैं ये मान करके चल रहा हूं कि इस संधारित्र के ऊपर इस प्लेट पर कितना आवेश है अभी? Q डैश। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्लियर है? और अगर इस पर Q डैश आवेश है तो इस पर कैसा होगा? माइनस का Q डैश। क्लियर है? संधारित्र की एक प्लेट पर आवेश होता है धनात्मक और दूसरी प्लेट पर आवेश होता है ऋणात्मक। मैं इस पे धनात्मक शो कर रहा हूं कि ये धनात्मक आवेश है। मेरे को एक बात बताइए, इसके आवेश को बढ़ाना है मुझे, तो मैं क्या करूं? इसमें से आवेश को निकालूं कि जोड़ूं इसमें? और किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने के लिए उसमें से क्या निकाल लिए जाते हैं? क्या निकाल लिए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने के लिए इसमें से क्या निकाल लिए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? इसमें से आप आवेश निकालो और वो आवेश ऋणात्मक आवेश निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो।
इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बताओ अब अभी कितना आवेश है मुझे ये बताइए आप। क्यू डैश। इसमें से मेरे को आवेश को क्या करना है, इसको क्यू डैश को बढ़ा करके मेरे को क्यू तक ले जाना है। तो इस आवेश को ले जाने में मेरे को जितना कार्य करना पड़ेगा वो मैं कार्य निकाल लूंगा। समझ में आ रहा है? क्या निकाल लूंगा मैं? कार्य। और कार्य निकालने के बाद मैं उसका समाकलन कर दूंगा, क्योंकि मुझे आवेश कहां से कहां तक देना है, मुझे इसको 0 से स्टार्ट करना है, जब ये आवेश था ही नहीं इस पे कोई भी। हालांकि मैं डेरिवेशन ही स्टार्ट कर रहा हूं कि पहले से क्या है, इस पर आवेश है, लेकिन मैं जब समाकलन करूंगा तो समाकलन में मैं ये मान करके चलूंगा कि इसमें शुरुआत में कोई आवेश नहीं था, और मैं समाकलन करते टाइम प्रारंभिक आवेश को कितना ले लूंगा, 0। और मैं ये चाहता हूं कि संधारित्र पर फाइनल आवेश कितना पहुंचे, क्यू। इस पर मैं पहले से ही क्या मान रहा हूं, आवेश मान रहा हूं। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्लियर है? इसके ऊपर अभी मैं विभव भी मान रहा हूं कि दोनों प्लेटों के बीच में ऊपर अगर आवेश v है तो दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर v डैश है। क्लियर है? और इस संधारित्र की धारिता c है। कुछ समझ में आ रहा है? अरे एक संधारित्र लिया है, मुझे उसको चार्ज करना है। संधारित्र की धारिता तो पता होगी पहले से ही। संधारित्र की धारिता दो ही चीजों पर निर्भर करती है, तीन चीजों पर करती है वैसे तो। संधारित्र की धारिता निर्भर करती है प्लेट के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस पर, और इसमें भरे हुए पदार्थ के पैरावैद्युतांक पर। बस समझ में आया? तो जब आपने संधारित्र बनाया होगा तभी इसकी धारिता फिक्स हो गई होगी। धारिता बाद में परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि आप बनाओगे तो बनाते टाइम ही डी को फिक्स कर दोगे ना, कितनी दूरी पर रख रहे हो फिक्स कर दोगे आप। और जब आपने संधारित्र बनाया होगा तो प्लेट का क्षेत्रफल भी आपने पहले ही फिक्स कर दिया होगा बनाते टाइम कि मैं तो इतनी बड़ी प्लेट ले रहा हूं, तो ए तो फिक्स हो गया, और दोनों को पास पास रखते ही डी फिक्स हो गया। ऐसा नहीं होता है कि आगे पीछे कर सकते हैं इनको धक्का मार के हम। समझ में आ रहा है? पंखे में लगा हुआ सेल होता है कैपेसिटर, उसको पिचका कर आकार कम कर लेते हैं क्या जरूरत के हिसाब से, तो फिर तो उसके अंदर जो प्लेटें लगी हुई है उनका आकार चेंज नहीं होता है, तो धारिता चेंज नहीं होती है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं। अब इस पर विभव मैंने मान लिया, मेरे को इसका आवेश बढ़ाना है तो मैं इसमें से माइनस का डी क्यू डैश आवेश निकालूंगा। अब कई लोग सोच रहे हो सर ये माइनस कहां से आया, और इसको किधर ले जाऊंगा मैं, इस प्लेट की ओर। कुछ समझ में आ रहा है? मेरे को इसके आवेश को बढ़ाना है तो मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तभी तो इसका धनावेश बढ़ेगा। क्लियर है? शुरू में ये 0 था, 0 से अभी ये बीच में कितना है, क्यू डैश। मेरे को इसको बढ़ाकर कहां ले जाना है, क्यू पर। अभी ये इस स्थिति में है, क्यू डैश है। तो ध्यान से देखिए, मैं इसमें से माइनस का आवेश निकालूंगा ना, तब इस वाली प्लेट का तो आवेश बढ़ेगा, लेकिन कौन सी प्रकृति का बढ़ेगा, धनावेश बढ़ेगा। क्योंकि जब किसी में से ऋणावेश निकलता है तो उसका धनावेश बढ़ता है, तो इसका धनावेश बढ़ता जाएगा। और ये ऋणावेश निकाल कर कौन सी प्लेट को दे रहे हैं, दूसरी प्लेट पर, तो इसका ऋणावेश बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये किसको ग्रहण कर रही है, ऋणावेश को। क्लियर हो रही बात? तो जब मैं डेरिवेशनों को देखता हूं तो यहां लिख तो देते हैं कि डी क्यू को ले जा रहे हैं, लेकिन यहां चिन्ह भूल जाते हैं कि किसको ले जा रहे हैं, माइनस डी क्यू को। तो ध्यान रखना है। अब इसको ले जाने में किया गया कार्य निकालना है मेरे को, और वो जो मैं कार्य करूंगा वही इसमें किसके रूप में संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में। बताओ आप में से कोई कार्य निकाल सकता है? अब मान लीजिए, देखो आवेश है, ये अल्प आवेश लिया है मैंने डी क्यू, अल्प आवेश को ले जाने में किया गया कार्य भी अल्प होगा। तो मैं ये मान लेता हूं कि इस अल्प आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना है, डी डब्ल्यू। तो मैं लिख के आ रहा हूं इधर, देखो अल्प आवेश, कौन सा आवेश, अल्प आवेश माइनस डी क्यू डैश को ले जाने में किया गया कार्य माना कितना है, ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य माना डी डब्ल्यू है। समझ में आई बात? तो मेरे को कार्य निकालना है, कार्य बराबर कैसे निकालूंगा, मेरे को पता है v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है W अपॉन क्यू, दो जगह के बीच का विभवांतर किया गया कार्य बटे आवेश। ये वो आवेश है जिसको ले जाया जाता है, लेकिन यहां क्यू को थोड़ी ले जा रहे हैं, डी क्यू को ले जा रहे हैं। किसको ले जा रहे हैं, डी क्यू को ले जा रहे हैं, और डी क्यू को ले जा रहे हैं, और तो कार्य विभवांतर तो ये वी है का वी डैश है, तो यहां मैं चेंज कर दूंगा वी डैश,
और यहां लिख दूंगा डब्ल्यू की जगह क्या लिख दूंगा मैं, डी डब्ल्यू। कुछ समझ में आ रहा है? तो डी डब्ल्यू देखो, आप यहां देखो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, वी इंटू क्यू। लेकिन मैं इसको मेरी जरूरत के हिसाब से चेंज करूंगा, मैं इसको लिखूंगा डी डब्ल्यू और वी डैश इंटू डी क्यू। क्लियर हो रही बात? तो मैं इसको लिख रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। मैं यहां लिख रहा हूं, बस मेरे को पता है, यहां लिख देता हूं मैं। हम जानते हैं v बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसी को देख के समीकरण लिखा गया है कि डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी डैश इंटू डी क्यू, वी डैश इंटू डी क्यू। समझ में आया कुछ? और अब मैं यहां वी डैश का मान पुट करूंगा, मेरे को पता है इसकी धारिता कितनी है, सी। अब आप खुद देखिए, देखो क्यू डैश बराबर क्या लिखोगे आप, सी इंटू वी डैश। बोलो हाँ या ना? क्यू डैश बराबर क्या लिखोगे, सी इंटू वी डैश। यहां से मैं वी डैश की वैल्यू निकाल देता हूं, यहां से वी डैश आ जाएगा मेरे पास में क्यू डैश अपॉन सी। क्लियर है? अरे ये तो जानते हो क्यू बराबर सी वी होता है, लेकिन यहां अभी क्यू डैश है तो यहां क्यू डैश होगा, सी मैंने धारिता ले रखी है, धारिता चेंज होगी नहीं, और विभव मैंने कितना लिया है, वी डैश। तो क्यू डैश बराबर हो जाएगा सी इंटू वी डैश। क्लियर हो गई बात? अब मैं ध्यान से देखो, मैं कर रहा हूं डी डब्ल्यू बराबर, ये वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी क्यू डैश अपॉन सी, और इधर लिख दूंगा मैं डी क्यू डैश। समझ में आया? ये कार्य हो जाएगा। लेकिन मेरे को कार्य निकालना है जीरो से कहां तक ले जाने का, क्यू तक ले जाने का। इस समीकरण का मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, समाकलन। समाकलन करने पर मैं यहां लिख रहा हूं दोनों तरफ क्या करने पर, समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर। और दोनों तरफ समाकलन करोगे तो समाकलन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा, यहां लिखेंगे देखो। अब इसको ध्यान से देखो, सी जो है वो नियतांक है, वो नियतांक समाकलन के चिन्ह से बाहर आ जाएगा। तो 1 अपॉन सी बराबर समाकलन, और ये डी क्यू देखो आवेश कहां से कहां जाएगा, जीरो से क्यू। ध्यान से देखो, मेरा मकसद ये है कि मुझे इसको कितना आवेश देना है, क्यू आवेश देना है। जीरो से शुरू करूंगा मैं आवेश देना, और कहां तक ले जाऊंगा, क्यू तक। और यहां लिखोगे क्यू डैश डी क्यू डैश। समझ में आया? समाकलन ऑफ डी डब्ल्यू को लिख दूंगा मैं कैपिटल डब्ल्यू। कुछ समझ में आ रहा है? और इसको लिख दूंगा 1/c, और क्यू डैश का डी क्यू डैश के साथ समाकलन क्या होगा, क्यू डैश का क्यू डैश के साथ समाकलन, क्यू डैश स्क्वायर बटे 2। समझ में आ रहा है? क्यू स्क्वायर बटे 2। अरे समझ में आई बात? तो ये वैल्यू हो जाएगी, देखो इसको ऐसे करेंगे, और यहां लिखेंगे क्यू डैश का स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है क्या? क्यू डैश का स्क्वायर, और बटे में क्या लिखेंगे 2, और जीरो से लेकर कहां ले जा रहे हैं, क्यू तक। समझ में आया ये? और ये जो किया गया कार्य होगा यही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और नेक्स्ट इसके अंदर जो रह गया, एक छोटी सी लाइन रह गई, उसको देखो। अब नेक्स्ट इसमें करना क्या है, बस ये डब्ल्यू को लिख दो। अब आप डब्ल्यू बराबर हो जाएगा मेरे पास में 1 अपॉन सी, और पहले यहां क्यू डैश की जगह कौन पुट करेंगे, क्यू। तो ये वैल्यू आ जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 0। ठीक है? मेरे पास में डब्ल्यू बराबर आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और डब्ल्यू बराबर यू बराबर ऊर्जा। तो मेरे पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा यू बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। समझ में आया कुछ? ये संधारित्र में संचित कौन है, ऊर्जा है। इसको आप चाहो तो देखो एक फॉर्मूला और बन जाएगा, क्यू बराबर सीवी लिख सकते हो। इधर कर रहा हूं मैं, यहां देखो Q बराबर हम जानते हैं कौन होता है, CV। मैं इसमें Q की जगह CV लिख रहा हूं। U बराबर आ जाएगा मेरे पास में C स्क्वायर V स्क्वायर बटे 2C। ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। C से C कट जाएगा, 1/2 CV स्क्वायर। ये अपना फाइनल फॉर्मूले। दो फॉर्मूले आपको याद रखने ऊर्जा के लिए, Q स्क्वायर अपॉन 2C और 1/2 CV स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले से जो भी दिया हुआ हो, देखो इस फॉर्मूले से अगर ऊर्जा निकालनी है तो आवेश दिया हुआ होना चाहिए, इस फॉर्मूले से अगर ऊर्जा निकालनी है तो आवेश की जरूरत नहीं है। आपको क्या दिया हुआ होना चाहिए, वोल्टेज। अगर V दिया है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, Q दिया है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। ये आपकी ऊर्जा का टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको कहते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब आपको इसको कॉपी करना है, फटाफट कॉपी करना स्टार्ट कीजिए।